नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल यूनिक क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। और मैं जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग गवर्नर जनरलों के बारे में पढ़ रहे हैं और उसके बिल्कुल अंतिम पड़ाव पे हैं। मुझे लग रहा है कि आप लोगों को गवर्नर जनरलों के बारे में थोड़ा सा नाम टेढ़ा है, लेकिन 2-4 बार पढ़ेंगे तो ठीक से याद हो जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है इसमें। गवर्नर जनरलों के हिसाब से इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि ये नाम भी आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और बाकी लॉकडाउन का आनंद आप ले रहे हैं, लेते रहिए, साथ में अपनी पढ़ाई भी करते रहिए। आइए शुरू करते हैं। अगले गवर्नर जनरल हम लोग लॉर्ड इरविन के बारे में पढ़ चुके हैं। अगले गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड वेलिंगटन हैं। इनके समय में जो मुख्य मुख्य कार्य हुए हैं, जो मुख्य कार्यक्रम हुए हैं, उनमें मैंने आपको पिछली बार बताया था फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन के बारे में। इनमें सेकेंड गोलमेज सम्मेलन होता है। सेकेंड गोलमेज, इसको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। मैं गोलमेज लिख दिया हूँ, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन ये 7 सितंबर 30 से ही है, ये 31 में ही हुआ है, से 1 दिसंबर 1931 में हुआ है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसका स्थान, अध्यक्ष और जो सम्राट थे वो सब सेम है, कोई चेंज नहीं हुआ है। इसकी खास बात यह है कि इसमें कांग्रेस ने पहली बार इसमें भाग लिया। कांग्रेस ने भागीदारी की, कांग्रेस ने भाग लिया। और कांग्रेस की तरफ से जो नेता इसमें शामिल हुए उसमें गांधी जी, सरोजिनी नायडू मुख्य थे। इससे पहले वाले में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। आप जान रहे हैं उस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, इस वजह से कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया। लेकिन जब गांधी इरविन समझौता होता है, मैंने आपको बताया था कि 5 मार्च को 31 को गांधी इरविन समझौता हो जाता है। और समझौते में एक शर्त ये भी रहती है कि कांग्रेस इस सम्मेलन में भाग लेगी। तो कांग्रेस इस सम्मेलन में भाग लेने पहुंचती है। गांधी जी और सरोजिनी नायडू इसमें पहुंचते हैं। इसके अलावा जो पहले जो नेता थे, जैसे कि अम्बेडकर जी, जिन्ना, ये ऐसे 2 लोग, ये ऐसे लोग रहे हैं, ये दोनों नेता ऐसे रहे हैं जो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया है। तो इनको कभी कभार सवाल पूछता है कि कौन से ऐसे नेता हैं जिन्होंने तीनों सम्मेलनों में भाग लिया, तो अम्बेडकर और जिन्ना ये तीनों सम्मेलनों में भाग लिए हैं। इसको याद कर लीजिएगा अच्छी तरीके से कि अम्बेडकर और जिन्ना ने तीनों सम्मेलनों में भाग लिया है। और कांग्रेस ने सिर्फ एक सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन में, यानी कि गांधी जी ने सेकेंड, न फर्स्ट में न थर्ड में, सिर्फ सेकंड में कांग्रेस ने भाग लिया है। इसलिए पूछता है कि गांधी जी किस सम्मेलन में भाग लिए थे या कांग्रेस ने किस सम्मेलन में शिरकत की थी। तो सिर्फ एकमात्र एक गोलमेज सम्मेलन यही है, सेकंड वाला, जिसमें कि गांधी जी या कांग्रेस ने इसमें भागीदारी की थी। इसकी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें जो निर्णय लिए गए, इसके आधार पर जो निर्णय लिए गए थे, उनमें एक अवार्ड था कम्युनल अवार्ड। अभी मैं उसके बारे में बताऊंगा। कम्युनल अवार्ड ऐसा अवार्ड था जिसमें अल्पसंख्यकों के लिए सीटें विधानसभा में या केंद्रीय विधानसभा में सीटें सुरक्षित कर दी जाती थी। यानी कि जो क्षेत्र मुस्लिम का है, जो सिख का है, वहाँ से वही उम्मीदवार खड़े होंगे जो उस धर्म विशेष के होंगे। इसी तरीके से इसमें जो है, इस बार इसका विस्तार करते हुए दलित लोगों को, जो अम्बेडकर जी के प्रयासों से दलित लोगों के लिए जो है अलग से पृथक निर्वाचक मंडल बनने वाला था, लेकिन गांधी जी के रहते हुए इस सम्मेलन में ये काम नहीं हो पाया और गांधी जी को वापस इंडिया आना पड़ा खाली हाथ। उन्होंने कहा कि मैं खाली हाथ इस सम्मेलन से लौटा हूँ, लेकिन अपने देश की इज्जत को मिट्टी में नहीं लगने दी। ये भी पूछा जाता है कि गांधी जी किस जहाज से लंदन गए थे, तो SS राजपुताना, नाम लिख लीजिए, SS राजपुताना जहाज से गांधी जी लंदन पहुँचे थे। सेकंड कॉन्फ्रेंस की खास बात एक ही मात्र यही है कि कम्युनल अवार्ड की घोषित हुई। इससे क्या क्या स्थितियां उत्पन्न हुई, इसके बारे में समझना है हमें। ये चीज़ें जो कंफर्म हुई, उसके बाद गांधी जी जब इंग्लैंड में थे, लंदन में थे, उसी वक्त यहाँ पे आंदोलन जो है, उस टाइम जो आप देख रहे हैं, ये विश्वव्यापी मंदी का है। इसमें पूरे विश्व में मंदी चल रही थी, ठीक ऐसे जैसे इस कोरोना के टाइम पे पूरे विश्व में जो है मंदी छाई हुई है, सब व्यापार धंधा सब चौपट हो चुका है। ठीक वही स्थिति यहाँ भी थी कि
सारे विश्व में मंदी छाई हुई थी, लेकिन अंग्रेज सरकार जो है लगान बढ़ा रही थी, ना कि घटाना चाहिए, वो लगान बढ़ा रही थी, तरह तरह से टैक्स वसूल रही थी। इस वजह से जनता बहुत परेशान थी और आंदोलन करने के लिए बेचैन थी। जगह जगह आक्रोश, विरोध प्रदर्शन सब चल रहे थे। इन कंडीशन में जब गांधी जी इंग्लैंड से वापस आए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। यानी कि जो मैंने इससे पहले बताया था वो प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन था, अब यहाँ पे द्वितीय सेकंड सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया पुनः। यह 4 जनवरी 32 से 7 अप्रैल 34 तक चलाया गया। देख रहे हैं लगभग 2 साल तक का आंदोलन चला। और आंदोलन का कारण क्या था? विश्वव्यापी मंदी। विश्वव्यापी मंदी में लगान बढ़ाना, लगान देने की स्थिति में नहीं थी, पैदावार घट चुकी थी, लेकिन फिर भी ब्रिटिश सरकार लगान घटाने के बजाय लगान बढ़ाती जा रही थी। यही स्थिति है, आज के टाइम की ही स्थिति लगभग उस समय थी। आज भी सरकारें जो हैं, आपकी सरकारें जो है विभिन्न तरह के टैक्स लगा रही हैं, गरीबों को थोड़ा बहुत पैसा दिया जा रहा है, लेकिन दूसरे तरीके से वसूल भी कर लिया जा रहा है। जैसे कि आप जानते हैं कि तेल के दाम बहुत गिरे हुए हैं, विश्व स्तर पर तेल खरीदने वाला कोई नहीं है, लेकिन आपके यहाँ अभी भी तेल जो है 80-90 रुपये लीटर बिक रहा है। और जबकि चाहें तो उसको हम 25-30 रुपये लीटर भी बेच सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक वही कंडीशन थी इसमें। लगान, गांधी जी वहाँ से वापस आए तो लगान ना अदायगी आंदोलन चलाया गया। ना अदायगी ये आंदोलन चला, लेकिन लगातार गांधी जी का एक बहुत सीधा सीधा फंडा था कि लगातार मत लड़ो, संघर्ष करो, आराम करो, फिर संघर्ष करो। तो अब देख रहे हैं कि 30 से ही आंदोलन चल रहा है, लगभग 34 आ गया। 4 वर्ष में जनता बिल्कुल थक चुकी थी और इसका कोई परिणाम नहीं आ रहा था। इस वजह से गांधी जी ने 34 में इस आंदोलन को समाप्त कर दिया। इस तरीके से सेकंड सविनय अवज्ञा आंदोलन, याद रखिएगा, पूछ सकता है आपसे, सेकंड सविनय आंदोलन कब से कब तक चलाया गया, कितना लंबा चला, क्या कारण था, कब चलाया गया, इन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है। दूसरी जो चीज़ हुई, इसको आपने लिख लिया होगा जहाँ तक मैं समझता हूँ, सेकंड सविनय अवज्ञा आंदोलन विश्वव्यापी मंदी के कारण पैदावार में कमी और बहुत सारी दिक्कतें हो रही थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेकंड गोल्डमेज सम्मेलन में जो एक महत्वपूर्ण निर्णय आया, इसको देखने के बाद उसको कहा जाता है सांप्रदायिक पंचाट या कम्युनल अवार्ड। ये एक तरीके से अल्पसंख्यक, भारत के जो अल्पसंख्यक लोग थे, जैसे कि पहले ही आपने देखा कि 1909 में जो है मुस्लिमों को पृथक निर्वाचक मंडल दिया गया, 1919 में सिखों को, ईसाइयों को पृथक निर्वाचक मंडल दे दिया गया। लेकिन इस बार जो है अम्बेडकर जी के प्रयासों से ये आया था 16 अगस्त 32 को। इस बार दलित समुदाय को इसमें शामिल करने का प्लान था। इस तरीके से ब्रिटिश सरकार अपने फूट डालो और राज करो की नीति के तहत मुसलमान हो, ईसाई हो, सबको धीरे धीरे अलग करके एक अलग समुदाय के रूप में परिभाषित करती जा रही थी। लेकिन अब बारी थी हिंदुओं को ही हिंदुओं से तोड़ने की, यानी कि दलित समुदाय को बाकी के हिंदू समाज से अलग करने की। तो ये दलित समुदाय को पृथक निर्वाचक मंडल देने की व्यवस्था थी। पृथक निर्वाचक मंडल जो पहले मुसलमान को, सिखों को, ईसाइयों को दिया जा चुका था, अब इसी तरीके से इन्हें दिए जाने की व्यवस्था थी। एक तरीके से हिंदुओं को ही हिंदुओं से लड़ाने का प्रयास था, या हिंदुओं को ही वर्ग विभाजित कर देना था, क्योंकि हिंदुओं को छोड़ करके बाकी समाज को तो ब्रिटिश सरकार पहले ही 1909 और 1919 में अलग कर चुकी थी। मैं आपको लिखवा चुका हूँ, 1909 में मुस्लिम समुदाय को, 1919 में सिख समुदाय को पृथक निर्वाचक मंडल, ईसाई समुदाय को दिया जा चुका था। अब दलित समुदाय की बारी थी। इसको लेकर के गांधी जी अनशन पे बैठ गए। उन्हें लग गया कि ये फूट डालने की नीति के तहत अब हिंदुओं को भी तोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो गांधी जी जेल में थे और अनशन पे बैठ गए, और उनके अनशन पे बैठने के कारण, उपवास करने के कारण गांधी जी की एक और बहुत बड़ी रणनीति थी। वो जानते थे कि अंग्रेज जो है उन्हें मरने नहीं देंगे।
इसलिए वो जब भी कभी जेल में जाते हैं उनको लगता कि ये अंग्रेज उनकी बात नहीं सुन रहे थे तो खाना पीना छोड़ देते थे। बूढ़े आदमी थे, जानते हैं खाना पीना नहीं खाएंगे तो 5 दिन में टरक जाएंगे, फिर पूरी जनता सड़क पे आ जाएगी और अंग्रेज़ों की वाट लग जाएगी। इसलिए अंग्रेज डर जाते। फिर उन्होंने वही काम किया था, 21 दिन का उपवास रख दिया। 21 दिन का उपवास। अंग्रेज सरकार डर गई, साथ में लोगों को समझाने लगी। कई लोग मिले इसमें, तो जाकर के अम्बेडकर जी के साथ एक समझौता हुआ जिसे कहा जाता है पूना समझौता। पूना समझौता यह 26 सितंबर 1932 को संपन्न हुआ। इसको अम्बेडकर जी को समझाने में मदन मोहन मालवीय, राजेंद्र प्रसाद, इंदुलाल याग्निक, ऐसे कई लोग थे, टी.आर. प्रभु, जो इनको समझाए अम्बेडकर जी को कि आपकी सीटें बढ़ा दी जाएगी, इस मंडल को स्वीकार करने से हमारे हिंदू समाज में ही टूट पैदा हो जाएगी। इस तरीके से गांधी, इसको कहा जाता है गांधी तथा अम्बेडकर के बीच समझौता। हालांकि गांधी जी ने इस पे समझौते पे साइन नहीं किए थे, बल्कि मदन मोहन मालवीय और राजेंद्र प्रसाद वगैरह लोगों ने किया था, लेकिन ये समझौता गांधी जी के अम्बेडकर के बीच में माना जाता है। इसके तहत क्या किया गया? इसके तहत ये किया गया कि प्रांतीय विधानसभा में सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई। पहला किया गया सीटों की संख्या दलित समुदाय के लिए जो 71 रिजर्व थी प्रांतों में, उसको 148 कर दिया गया। और दूसरा, केंद्रीय विधानसभा में 18% सीटों की वृद्धि कर दी गई। इस तरीके से जाकर के अम्बेडकर जी मान गए इस बात पे और पूरा समझौता संपन्न हुआ। यानी ब्रिटिश सरकार का जो सांप्रदायिक पंचायत का निर्णय था भारतीयों के बीच, खास करके हिंदुओं को लड़ाने का, वो फेल हो गया और पूना समझौता की वजह से हिंदू फिर से एक मत हो गए, एक साथ सहमत हो गए। इस तरीके से ये बात यहाँ पे ख़त्म हुई। सीटों की संख्या आप जाने, प्रांतीय विधानसभा में 71 से 48 और केंद्रीय विधानसभा में 18% की वृद्धि कर दी गई। इस चीज़ को ध्यान में रखिए। और इसी काल में, इन्हीं के काल में थर्ड गोलमेज सम्मेलन हुआ। थर्ड गोलमेज सम्मेलन हुआ। ये जो है 17 नवंबर से 24 दिसंबर 32 में हुआ। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल गया आपको, उसमें ऐड कर लीजिए। सेकंड गोलमेज सम्मेलन जो है सबसे लंबा चलने वाला, सबसे लंबे समय तक चलने वाला सम्मेलन था इन तीनों सम्मेलनों में। इस चीज़ को थोड़ा सा उसमें कोट कर लीजिए। सेकंड वाले में मैं दिमाग से स्लिप कर गया, उसको नोट कर लीजिएगा। तीसरा, सारी चीज़ें वही हैं इसमें, स्थान, सम्राट, अध्यक्ष, सब कुछ वही है। इस चीज़ का बहुत महत्व नहीं है, बस डेट का महत्व है। याद रखिए कि पूछ सकता है कि कब हुआ है। हालांकि आप लोगों से ये डेट नहीं पूछेगा सन पूछेगा, 30 में हुआ, 31 में हुआ, 32 में हुआ। इस तरीके से आप लोगों से डेट ही पूछी जाएगी। तो इस तरीके से इनके काल की ये घटनाएं रही, विलिंगटन के काल की। आइए अब आगे बढ़ते हैं। 1936 से 44 लॉर्ड लॉर्ड लिनलिथगो अगले गवर्नर जनरल बने। और इनके काल की महत्वपूर्ण घटनाएं क्या क्या रहीं, ये समझिए। घटनाएं तो यहाँ बहुत सारी हुई हैं, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा शॉर्ट करने जा रहा हूँ आपको। सबसे महत्वपूर्ण घटना इनके काल की थी, हालांकि सेकेंड वर्ल्ड वार सेकेंड घटना है। सेकेंड वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में आपको बता चुका हूँ। सेकेंड वर्ल्ड वार जो है वो 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक चला, यानी कुल मिला के 6 साल।
ये युद्ध पहले विश्व युद्ध से 2 बरस ज़्यादा चला, करीब करीब 2 बरस। और इसका आरंभ हुआ जर्मनी ने जब पोलैंड पर आक्रमण किया। जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। ये दोनों देश यूरोप के देश हैं। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने जो है पोलैंड पर आक्रमण करके इस युद्ध का आरंभ कर दिया। और ये युद्ध जो है आप जानते हैं कि जापान पर 6 और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिरने के साथ समाप्त हुआ। लेकिन अगस्त में समाप्त हो गया, लेकिन घोषणा, इस युद्ध की समाप्ति की घोषणा 2 सितंबर 1945 को की गई, यानी उसके 4 महीने बाद की गई। लेकिन युद्ध लगभग जापान पे बम गिरने के साथ ही समाप्त हो चुका था। जर्मनी में मई में जर्मनी ने समर्पण कर दिया। जर्मनी का समर्पण। लेकिन जापान, एशिया में युद्ध चलता रहा। जापान पे जब बम गिरा तब जाके वास्तविक रूप से इस युद्ध का अंत हुआ। तो कुछ इसमें नेताओं के नाम आपको मैं लिखवाना चाहता हूँ, वो लिख लीजिए। यूएस राष्ट्रपति कौन था जिसने कि बम गिराने का आदेश दिया था? हेनरी ट्रूमैन। हेनरी ट्रूमैन यूएस के राष्ट्रपति थे। ब्रिटिश पीएम चर्चिल थे। ब्रिटिश पीएम चर्चिल। जापानी सम्राट हितो। और मेन साहब जर्मनी के हिटलर साहब। जर्मनी हिटलर, ये खास लोग हैं जिन्होंने युद्ध के समय अपने देश का नेतृत्व किया। हेनरी ट्रूमैन ने बम गिराने का आदेश दिया था, आप जानते ही हैं। 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा, 9 अगस्त 1945 नागासाकी। ये डेट आप जानते हैं अच्छी तरीके से, कई किताबों में पढ़ चुके हैं, इसको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। इसको याद रखिएगा, कौन बम गिराया, ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था, जापानी सम्राट कौन था जिस उस समय जब बम गिराया गया, और हिटलर के बारे में तो आप अच्छी तरीके से जानते ही हैं। इसमें कुछ भी नया नहीं है हिटलर वाले में, इस चीज़ को आप अच्छी तरीके से जानते हैं। इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिया है? मिटा दें इसको? चलिए इसको मिटा देता हूं। ये भी आप लोग लिख लिए होंगे जहां तक मुझे उम्मीद है। अब ये तो वर्ल्ड वार की बातें हो गई, भारत में क्या चल रहा था। अब देखिए 1935 के संविधान के अनुसार 1937 में भारत में प्रांतीय चुनाव हुए। इस प्रांतीय चुनाव में 8 प्रांतों में कांग्रेस को बहुमत मिला। कांग्रेस का बहुमत। कांग्रेस को बहुमत मिला 8 प्रांतों में। ये सरकार कब से कब तक चली? सरकार का कार्यकाल जो प्रांतीय था 1937 से 39, यानी कि 28 महीना। कहा जाता है कांग्रेस की पहली सरकार कितने महीने की बनी थी, आपसे पूछ सकता है। या कांग्रेस को 37 के चुनाव में कितने प्रांतों में बहुमत मिलेगा, दूसरा सवाल हो गया। उसका कार्यकाल कितना रहा? 28 महीने रहा। कब से कब तक? 37 से 39 तक रहा। और त्याग पत्र क्यों दे दिया? इन मंत्रिमंडलों ने त्याग पत्र दे दिया कि उनका कार्यकाल 5 साल का था, लेकिन 28 महीने में ही दे दिया, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार में, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, सेकेंड वर्ल्ड वार में बिना इनसे सलाह लिए ही भारत को इस युद्ध में झोंक दिया गया। इनसे पूछा तक नहीं गया। इस वजह से इन सभी लोगों ने इस्तीफा दे दिया। 22 अक्टूबर 1939 को सभी 8 प्रांतों की सरकारों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया। इस तरीके से अब एक नया मोर्चा खोल रहा है, जो मैं आपके सामने दिखा रहा हूं। इसको तब तक नोट कर लीजिए। तो इस दरमियान
23 मार्च 1940 मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन, इसको मैं मिटा दूं, अब लिख लिया होगा आपने। लाहौर, देखिए लाहौर में अधिवेशन जब होता है, हमारे यहाँ भी जो कांग्रेस करती है 1829 में, तो वहाँ हम पूर्ण स्वराज की लक्ष्य के साथ पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाते हैं। वहीं लाहौर में ही मुस्लिम लीग 40 में पाकिस्तान की मांग करती है, पाकिस्तान की मांग। कहाँ पे? लाहौर में। लाहौर रावी नदी के तट पे है। जानते हैं इसकी सबसे पहले पाकिस्तान शब्द किसने दिया? रहमत अली चौधरी। रहमत अली चौधरी, ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ब्रिटेन में वहाँ पढ़ते थे, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय लंदन। पाकिस्तान शब्द दिया था इन्होंने। उसी चीज़ को बाद में, जिसको पहले किसी ने भी सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि 1933 में इन्होंने ये चीज़ कही थी। अब देखिए 40 में किसी ने इस बात को नहीं माना, लेकिन अब 40 में इस चीज़ की मांग होने लगी। पाकिस्तान का मतलब यहाँ एक एक शब्द का अपना अलग अर्थ है। जैसे पी से पाकिस्तान, पी से यहाँ पीस पाकिस्तान, जैसा कि मैं बता रहा था कि कई चीज़ों से मिलकर बना है, कई मुल्कों से नाम से बना है, जिसमें पंजाब, अफ़गान, कश्मीर और सिंध तथा बलूचिस्तान, इतनी चीज़ों को मिला करके एक अलग देश पाकिस्तान बनाने की मांग लाहौर अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष जिन्ना जी थे, अली मोहम्मद जिन्ना, उनके द्वारा मांग की गई। कब मांग की गई? 23 मार्च 1940 को। पूछ सकता है पाकिस्तान की मांग सबसे पहले किसने की? तो जिन्ना ने। कहाँ पे की गई? लाहौर में। कब की गई? 23 मार्च को। पाकिस्तान नाम सबसे पहले किसने लिया? रहमत अली चौधरी ने। कहाँ पढ़ते थे? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय लंदन में। पाकिस्तान में कितने प्रांतों को शामिल किया गया था उस समय? ये देख रहे हैं आप, 5। इस तरीके से पाकिस्तान की मांग की गई। मुझे उम्मीद है आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया होगा। थोड़ा सा समय की कमी रहती है मेरे पास, इसलिए थोड़ा सा अपनी स्पीड बढ़ाइए। संसाधनों की थोड़ी कमी है यहाँ पे लखनऊ में, सारी चीज़ें बंद हैं, अब धीरे धीरे खुल रही हैं, तो फिर मेरी भी थोड़ी सी टेक्नोलॉजी थोड़ी अच्छी हो पाएगी। मुझे पता है वीडियो थोड़ी सी अच्छी नहीं आ पा रही है, लेकिन कोई बात नहीं, समझने की कोशिश कीजिए। जैसा कि मैंने बताया कि जब प्रांतीय सरकारों ने, उस समय जो प्रांत में सरकार होती थी, आज जैसे मुख्यमंत्री कहते हैं, उस समय प्रधानमंत्री कहा जाता था। तो जब प्रांत के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, तो ब्रिटिश सरकार किसी भी तरीके से चाहते थे कि भारतीय लोगों को सहयोग मिले, इसलिए उसने 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव पर पेश किया। अगस्त प्रस्ताव किसने पेश किया? लॉर्ड लिथगो ने। अभी समर्थन दीजिए हमारा युद्ध में, ताकि हम युद्ध जीत सके। युद्ध के बाद भारतीय लोगों द्वारा संविधान, भारतीय लोगों द्वारा संविधान के निर्माण के सिवाय इसमें और भी कोई खास चीज नहीं थी, लेकिन भारतीय लोग जो पूर्ण स्वराज चाहते थे, पूर्ण स्वाधीनता चाहते थे, इसको नामंजूर कर दिए। और उन लोगों ने 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया। व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है वो पवनार महाराष्ट्र में है, यहाँ से आरंभ किया गया। आपसे पूछ सकता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू किया गया और कहाँ से शुरू किया गया, इस चीज को ध्यान में रखना है।
और इसके प्रथम सत्याग्रही कौन थे? प्रथम सत्याग्रही, सेकंड सत्याग्रही कौन थे? तो पहले थे विनोबा भावे और दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू। ये व्यक्तिगत सत्याग्रह था, मतलब एक व्यक्ति बैठ कर सत्याग्रह करेगा और ब्रिटिश सरकार के ऊपर दबाव डालेगा कि वो भारतीयों को पूर्ण स्वतंत्रता देने का काम करें। इस तरीके से इसके फेल होने पर, अगस्त प्रस्ताव के फेल होने पर व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया। ये घटनाएं अल्टरनेट है, ध्यान में रखिए। इसको मैं मिटा दूं। प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। ये सत्याग्रह 17 अक्टूबर 40 को शुरू हुआ था, पवनार महाराष्ट्र से शुरू हुआ था। इस चीज को ध्यान में रखिए। अगस्त प्रस्ताव फेल हो गया, व्यक्तिगत सत्याग्रह भी कोई काम खास नहीं आया, तो ब्रिटिश सरकार के ऊपर बहुत दबाव पड़ रहा था। अमेरिका, चीन, रशिया के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति दबाव डाल रहे थे कि भारत को आप यथाशीघ्र रिलीज करो। क्यों रिलीज करो? इसलिए कि जापान जो है वो पीछे के हिस्से से असम, मलेशिया, बर्मा पे कब्जा करते हुए भारत की तरफ बढ़ रहा था। इस संदर्भ में गांधी जी ने कहा कि अंग्रेजों, भारत को भारतीयों के लिए छोड़ो, जापानियों के लिए नहीं। इस वजह से चारों तरफ से दबाव आ रहा था कि जापान जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो है वो ब्रिटेन के साथ नहीं था, उसके विरुद्ध लड़ रहा था। इसलिए दबाव बढ़ रहा था इन देशों से कि आप भारत को आजाद करो। तो इसके परिप्रेक्ष्य में ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स मिशन भेजा। भारत में क्रिप्स मिशन आया, सर जॉन शेफर्ड मिशन, सर जॉन शेफर्ड क्रिप्स इसके अध्यक्ष थे। ये आया 23 मार्च 42 भारत के लोगों को समझाने के लिए, भारतीय लोगों का युद्ध में सहयोग लेने के लिए। इसमें भी पहली बात यह कही गई कि संविधान निर्माण किया जाएगा युद्ध के बाद। साथ में एक बात जो इस महत्वपूर्ण बात बताई गई, ये कहा गया कि जो आपको बता दूं कि हमारे देश में आजादी के समय 562 रियासतें थी, तो जो रियासतें भारतीय संघ में शामिल नहीं होना चाहती वो भारत से अलग रह सकती हैं, भारत अपना संविधान स्वयं बना सकती हैं। एक तरीके से देखिए तो ये पाकिस्तान बनाने का खुला निमंत्रण था पाकिस्तान को या उसके जैसे अन्य रियासतों को या क्षेत्रों को। तो दूसरी चीज, जो भारत संघ में शामिल ना होना चाहे, भारत में शामिल ना होना चाहे वह अलग रह सकता है। ये इस बात में कहा गया, ये बात किसी कांग्रेसी को या किसी भारतीय को पसंद नहीं आई। खास करके ये बात जो भारत को एक ग्रुप में देखना चाहते थे, लेकिन ब्रिटिश सरकार यहाँ पे ये कह रही है कि जो लोग अलग रहना चाहते हैं वो अलग रह सकते हैं। तो इस तरीके से तो भारत के अंदर कई देश बन जाते। इस वजह से कांग्रेस ने इसे रिजेक्ट कर दिया, कांग्रेस ने इसे रद्द कर दिया, इसकी बात नहीं मानी। लीग ने भी, मुस्लिम लीग ने भी, जिन्ना की पार्टी मुस्लिम लीग ने भी कहा कि इसमें तो पाकिस्तान निर्माण के बारे में कुछ कहा ही नहीं गया। वो चाहते थे कि ब्रिटिश सरकार क्रिप्स मिशन साफ शब्दों में कहे कि पाकिस्तान का निर्माण किया जाएगा। साफ शब्दों में ना कहकर के ब्रिटिश सरकार ने दूसरे शब्दों में कहा तो था, लेकिन जिन्ना चाहते थे कि आप पाकिस्तान का नाम लो, पाकिस्तान शब्द का उल्लेख करो, बताओ कि पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र के रूप में बनेगा, भारत का विभाजन होगा। ये चीज इसमें शामिल नहीं थी, इसलिए जिन्ना ने भी इस चीज को मानने से इनकार कर दिया, रद्द कर दिया। कुल मिलाकर क्रिप्स मिशन भारत में असफल रहा, क्योंकि कांग्रेस ने भी इसे रद्द कर दिया और जिन्ना ने भी इसे रद्द कर दिया। कांग्रेस ने कहा, कांग्रेस की ये बात मंजूर नहीं थी और लीग को कहना था कि इसमें पाकिस्तान का उल्लेख नहीं है, इसलिए हम इस मिशन को नहीं मान सकते। तो ये थी क्रिप्स मिशन की असफलता, जो 2 फैक्टों के साथ, और भी 2-4 फैक्ट हैं, लेकिन जिस मुद्दे पे लड़ाई लड़ी गई वो ये फैक्ट, ये 2 ही हैं। ये फैक्ट आपने देखा कि अगस्त प्रस्ताव में भी आया था और क्रिप्स मिशन में भी आ रहा है। इस तरीके से दोनों प्रस्ताव दोनों समय में आए, लेकिन इसकी वजह से ये क्रिप्स मिशन विफल रहा। अब आगे जो लड़ाई है वो बहुत भयंकर लड़ाई होने जा रही है, क्योंकि
जब क्रिप्स मिशन असफल हो गया तो भारतीयों को समझ में आ गया कि भारतीयों को कुछ मिलने वाला नहीं है, ब्रिटिश सरकार सिर्फ इन्हें उलझा रही है, बहसा रही है, कुछ देने वाली नहीं है। तो फिर क्या था, शुरू हो गया हमारा भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942। भारत छोड़ो आंदोलन, जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि भारत को लोग चाहते थे कि अंग्रेज जो है भारत को छोड़ के चले जाए, यहां पर रहने की कोई जरूरत नहीं है। 8 अगस्त का ये जो सम्मेलन हुआ मुंबई में, मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में, याद रखिए ग्वालिया टैंक मैदान, पूछ सकता है कहां पे है। भारत छोड़ो आंदोलन को प्रस्ताव को स्वीकृति किस जगह मिली, मुंबई में मिली। मुंबई में कहां मिली, ग्वालिया टैंक मैदान में। इसी मैदान में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। करो या मरो, करो या मरो का नारा दिया इस आंदोलन में। उन्होंने कहा कि या तो हम अपने देश को इस बार आजाद करा लेंगे, लेकिन अहिंसक तरीके से, गांधी जी ने हिंसा का भी समर्थन नहीं किया, या फिर इसी प्रयास में हम लोग मर जाएंगे, लेकिन इस बार बिना आजादी के हम लोग इस चीज को खत्म नहीं होने देंगे, इस आंदोलन को खत्म नहीं होने देंगे। तो इसके जो मुख्य मुख्य नेता थे, जैसे गांधी जी, महात्मा गांधी जी, इनको 8 बजे रात को, देखिए इन सारी चीजों को ऑपरेशन जीरो आवर, ब्रिटिश सरकार ने एक प्लान बनाया, कोड नेम बनाया, एक प्लान किया, उसका नाम दिया गया ऑपरेशन जीरो आवर के तहत रात को ही 8 अगस्त की रात को ही सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। सबको रातों रात गिरफ्तार, जैसे गांधी जी उनकी मैडम कस्तूरबा को पूना के आगा खां पैलेस में बंदी बना लिया गया। जवाहर को उत्तराखंड, आज का उत्तराखंड कल का उत्तर प्रदेश ही था, आज मैं उत्तराखंड लिख दे रहा हूं क्योंकि आज वर्तमान में उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जेल में आपसे पूछ सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी को कहां पे बंदी बनाया गया था, जवाहरलाल नेहरू कहां बंदी बनाया गया था। राजेंद्र प्रसाद को पटना जेल में। इस तरीके से सारे नेताओं को रात को ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। अब ये आंदोलन जो था पूरी तरीके से नेतृत्वहीन हो गया। जनता को जैसे समझ में आ रहा था उस तरीके से अपना आंदोलन करने लगे। कहीं हिंसक प्रदर्शन होने लगे, कहीं अहिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं, तरह तरह के प्रदर्शन होने शुरू हो गए। आंदोलन नेतृत्वहीन हो गया। एक सवाल ये भी पूछता है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो अगर उसमें ऑप्शन हो कि ये नेतृत्वहीन था तो उसको ऑप्शन को मारिएगा, क्योंकि नेतृत्वहीन हो चुका था। सारे बड़े बड़े नेता जेलों में निरुद्ध कर दिए गए थे, कोई बचा नहीं था इस आंदोलन को नेतृत्व देने के लिए डायरेक्ट रूप में, क्योंकि ब्रिटिश सरकार हेलीकॉप्टर से, मशीन गनों से गोलियां चला करके लोगों की हत्या करें। कम से कम 60,000 लोग, करीबन 1 लाख लोग इसमें गिरफ्तार हुए थे। मरने वालों की संख्या तो सरकार ने नहीं बताई, बहुत सारे लोग मरे भी। इसमें भूमिगत नेतृत्व किसने दिया, ये पूछ सकता है आपसे। भूमिगत नेतृत्व, छुप करके नेतृत्व, इनमें 2 नाम बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, उषा मेहता। इन दोनों लोगों की खासियत ये है कि ये रेडियो से संदेश दे रहे थे। आपसे पूछ सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन में रेडियो पर कौन समाचार प्रसारित कर रहा था, कौन लोगों को बता रहा था कि कैसे क्या करना है, रेडियो पर प्रसारण। तो इन 2 लोगों के नाम याद रखिएगा, राम मनोहर लोहिया और उषा मेहता को। इसके अलावा और भी बहुत सारे नेता थे, जैसे अरोड़ा आशफ अली, जयप्रकाश नारायण, ये बिहार में जेल में बंद थे, दीवार फांद कर जेल से भाग गए और आंदोलन को नेतृत्व देने का प्रयास किया जेल से भाग करके। इस तरीके से ये कुछ लोग थे जो भूमिगत होकर के इस आंदोलन को जीवन गति दे रहे थे, उसको बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे।
तो इस तरीके से ये आंदोलन जो है, हालांकि इस आंदोलन का कोई परिणाम नहीं निकला, आंदोलन चलता रहा, लेकिन इस आंदोलन के बाद ब्रिटिश सरकार इतनी कमजोर हो गई कि उसे भारत को आजादी देने के बारे में सोचना पड़ गया, मजबूर हो गई पूरी तरीके से कि भारत को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, आजाद करना पड़ेगा, क्योंकि भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और चीन के राष्ट्रपतियों के द्वारा ये साफ साफ मैसेज दिया जा रहा था कि आपके लिए सबसे उचित नीति यही है कि आप भारत को यथाशीघ्र आजाद करवाएं, इसके सिवाय आपके पास कोई विकल्प नहीं है। तो दोस्तों ये था इनके बारे में, इन लेखकों के बारे में। आगे बढ़ते हैं 44 तक, इसको नोट कर लीजिए आप। इसको थोड़ा सा मैं टाइम दे रहा हूं, नोट कर लीजिए 2 मिनट में, 1 मिनट में, उम्मीद है नोट कर लिया होगा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, उषा मेहता, रेडियो प्रसारण अरोड़ा, आशा राय, जयप्रकाश नारायण, ये 4-5 नेता जो थे। उसके अलावा जो मेन लीडर थे सबको गिरफ्तार करके रात को ही जेल में डाल दिया गया था ऑपरेशन जीरो आवर के तहत। तो इस तरीके से ये कहानी आगे बढ़ती है। अब अगले जो गवर्नर जनरल हैं, लॉर्ड वेवल, 44 से 47 तक, 1944 से 47 तक कार्यकाल रहा है इनका। इनके कार्यकाल में पहला काम तो हुआ है विश्व युद्ध की समाप्ति। विश्व युद्ध की समाप्ति का भी मैं आपको पीछे लिखवा चुका हूं, 2 सितंबर 1945 को। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में इनकी शिमला योजना है, शिमला सम्मेलन। इसमें भारतीयों को इकट्ठा करके इस बात का प्रयास किया गया कि मिल करके एक संविधान बनाने का प्रयास करें। ये 25 जून 45 को आयोजित किया गया। जैसा कि नाम से ही जाहिर, शिमला हिमाचल प्रदेश में हो रहा है ये। लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ बैठने को तैयार नहीं थे, इसलिए संविधान निर्माण पर कोई एक साथ एक समूह में मिलाकर के संविधान का निर्माण किया जाए, ऐसा हो नहीं सका। इसलिए शिमला योजना जो है वो फ्लॉप हो गई। इसके अलावा जो 2-4 फैक्ट हैं, जैसे 18 फरवरी 45 को नौसेना मुंबई में नौसेना विद्रोह पूछ चुका है कई बार परीक्षाओं में। नौसेना विद्रोह, INS तलवार के सैनिकों ने जो है विद्रोह कर दिया और ब्रिटिश सरकार को बहुत बड़े संकट में डाल दिया। लेकिन वल्लभ भाई पटेल की वजह से, वल्लभ भाई पटेल के कहने से इन लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया। वल्लभ भाई पटेल, इसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी सैनिकों ने भाग लिया। तलवार नामक युद्धपोत पे ये विद्रोह हुआ और इस विद्रोह को समर्पित किया गया वल्लभ भाई पटेल को। जब उन्होंने कहा कि आप ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको आप समर्पण कर दीजिए, तो इन लोगों ने इसको समर्पण कर दिया अपने आप को 18 फरवरी को। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई उनमें 19 फरवरी, एक दिन बाद ही 45 को कैबिनेट मिशन भारत आया। कैबिनेट मिशन भारत आया, इसको नोट कर लीजिए, मुंबई का। सॉरी, एक मिस्टेक हो गई है, ये 45 नहीं 46 है, ये भी 46 है, डेटों में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गई थी। 46 है। कैबिनेट मिशन ही वो मिशन था जिसके तहत संविधान सभा का चुनाव हुआ और हमारा संविधान बनने की प्रक्रिया में स्टार्ट हुई। कैबिनेट मिशन। एक घटना जो मैं भूल गया आपको बता दूं, आजाद हिंद फौज पर, आजाद हिंद फौज मुकदमा, ये पहले लिखवाना था, मतलब ये 45 की घटना है। नवंबर 1945 में आजाद हिंद फौज के सैनिकों को मुकदमा चलाया जा रहा था। कहां पे? स्थान लाल किला, भारत में। कहां पे है? दिल्ली में है।
तीन लोग थे, शाहनवाज खां, प्रेम सहगल और गुरुदयाल ढिल्लो। इन तीन लोगों पर मुकदमा चलाया गया राष्ट्रद्रोह का, क्योंकि इन्होंने आजाद हिंद फौज के ये सिपाही रहे थे, कैप्टन रहे थे, कर्नल रहे थे। ये तीनों लोग अधिकारी रहे थे। इसके अलावा बहुत सारे सैनिकों पर मुकदमा चल रहा था, लेकिन अधिकारियों पर ज्यादा चलाया गया। लास्ट में ब्रिटिश सरकार ने सभी लोगों के, भारतीयों के दबाव में आकर के इनको रिहा कर दिया। तो ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। आजाद हिंद फौज पर मुकदमा कब चलाया गया? 45 में। किस जगह चलाया गया? लाल किले दिल्ली में। किन किन लोगों पे चलाया गया? मुख्य अधिकारी शाहनवाज खान, प्रेम सहगल और गुरुदयाल ढिल्लो है। ये इस चीज से महत्वपूर्ण है, इसको आप लिख लीजिए। थोड़ा सा समय देता हूं। इन सब चीजों के बीच में मैं यहां पे लिख देता हूं 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस मनाया गया। कई बार पूछ चुका है, सीधी कार्रवाई दिवस मनाया गया। सीधी कार्रवाई दिवस का मतलब आप समझ लीजिए। सीधी कार्रवाई दिवस का मतलब ये था कि या तो पाकिस्तान दो, वरना इस देश में दंगे ही दंगे होंगे। और पूरे भारत में दंगों का एक सिलसिला चल पड़ा, जो मुस्लिम लीग ने काम स्टार्ट किया कि हम बंटवारा लेके रहेंगे, पाकिस्तान लेके रहेंगे, किसी भी कीमत पर लेके रहेंगे, और हम भारत के साथ मिलकर के संविधान का निर्माण नहीं करेंगे, जिसके लिए कैबिनेट मिशन आया था। इसके साथ मिलकर के हम भारत के संविधान का निर्माण नहीं करेंगे, बल्कि हम अपना संविधान खुद बनाएंगे, अलग से बनाएंगे। इसके लिए ये सीधी कार्रवाई दिवस मनाया, और पूरे भारत जो है वो दंगे की चपेट में आ गया। मुस्लिम लीग इधर लिख लिया है। ये 46 है, कैबिनेट मिशन 46 में आया है। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये मामला बढ़ता चला गया। नोट कर लीजिए। अगला फैक्ट इसी में इन्हीं काल में है। जुलाई 46 को संविधान सभा का गठन, पहली बैठक आप लोग जानते हैं कब हुई है? 9 दिसंबर को। अध्यक्ष कौन थे? पहली बैठक संविधान सभा की पहली बैठक सच्चिदानंद सिन्हा, ये अस्थायी अध्यक्ष थे। ये आप सभी जानते हैं अस्थायी। 11 को जब हुआ तो राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। को नोट कर लीजिए। ये सब 46 है, इसलिए लिखा नहीं है मैंने। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, बीस फरवरी 1947 को ब्रिटिश पीएम एटली घोषणा किए। क्या घोषणा किए? कि 30 जून 48 तक 1948 तक ब्रिटिश भारत छोड़ देंगे। ब्रिटिश भारत छोड़ देंगे। ये महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है, इनके काल की घटनाओं में। तो आपने इसको नोट कर लिया। 20 फरवरी 1947 ब्रिटिश घोषणा, कब तक आजाद कर देंगे। अगले गवर्नर जनरल या वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन है।
लॉर्ड माउंटबेटन 1947-48 समझ लीजिए। इनको स्पेशली अब क्लियर हो चुका था, इटली की घोषणा हो चुकी थी कि हमको आजाद करना है 48 से पहले, तो इनको भेजा गया बंटवारे के लिए ही। तो इनका पहला काम था 3 जून योजना। ये 3 जून योजना भारत विभाजन की योजना थी, किस तरीके से भारत को विभाजित करना है, और ये योजना तैयार हुई और ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 47 को प्रस्तुत हुई और 18 जुलाई 47 को पारित हो गई। कहां पे? ब्रिटेन की संसद में। मतलब भारत विभाजन स्वीकार कर लिया गया। 18 जुलाई को भारत को स्वतंत्रता देने की बात मान ली गई और इस तरीके से यहां जो डिसाइड हुआ कि 14 अगस्त मतलब 15 अगस्त को 15 अगस्त को आजादी दे दी जाएगी। 1947 में 15 अगस्त 1947 ये हमारा स्वतंत्रता दिवस है। इस विधेयक के माध्यम से ये क्लियर हो गया। पाकिस्तान आप जानते हैं कि 14 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है पाकिस्तान। हम लोग 15 अगस्त को मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस। 2 ये डेट याद रखिएगा। 4 जुलाई को संसद में पेश हुआ भारतीय स्वतंत्रता विधेयक। यहां पर लिख सकते हैं भारतीय स्वतंत्रता विधेयक। 18 जुलाई को ब्रिटिश संसद में पास हो गया, पारित हो गया। उसके बाद डिसाइड हुआ वहीं पे कि 15 अगस्त को आजाद कर दिया जाएगा भारत को। हम अपने 15 अगस्त को आजादी मनाते हैं, जबकि पाकिस्तान 14 को मनाता है। बस लास्ट में ये हमारे लास्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल हैं, वायसराय, लेकिन एक हमारे भारतीय भी हैं जिनको आप जानते हैं, चक्रवर्ती राजगोपालचारी। चक्रवर्ती राजगोपालचारी ये 1948 से लेकर 50 तक रहे। जानते हैं 50 से राष्ट्रपति का नामांकन होने लगा, प्रधानमंत्री बनने लगा, गवर्नर जनरल की व्यवस्था समाप्त कर गई। इस तरीके से ये पहले भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल, पहले भारतीय गवर्नर जनरल इनकी विशेषता, पहले भारतीय गवर्नर जनरल और अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में समझ लीजिए। अंतिम गवर्नर जनरल रहे। इनके काल में ही संविधान सभा का संविधान निर्माण हुआ है, सारी चीजें हुई हैं अच्छी तरीके से। आपको पता है हमारा संविधान जो है 26 नवंबर 49 को स्वीकार कर लिया गया, स्वीकृत कर लिया गया और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया। संविधान लागू। तो इस तरीके से मित्र आप लोगों ने जो है गवर्नर जनरल और वायसराय के कार्यकाल में जो भी गतिविधियां हुई हैं, मैंने आपको परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो समझ में आया, मुझे उचित है, जो परीक्षाओं में आए हुए हैं, मैंने उन सबके बारे में आपको बताया। मुझे मालूम है ये सब चीज़ें थोड़ा सा कठिन है क्योंकि नाम अंग्रेजों के हैं, लेकिन फिर भी अगर आप 2-4 बार इनको पढ़ोगे तो आपके दिमाग में सब सेटल हो जाएगा, सब फिक्स हो जाएगा। और बिना पढ़े कोई सफलता नहीं मिलती, एक बात याद रखिएगा। पढ़ाई का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है, कितने फार्मूले आप याद कर लोगे। इसलिए बार बार पढ़ोगे तो अपने आप दिमाग में याद होगा वो फार्मूला। इतिहास का पढ़ोगे भूगोल का भूल जाओगे, भूगोल का पढ़ोगे विज्ञान का भूल जाओगे। तो इसलिए फार्मूला याद करो, लेकिन किसी भी चीज को सिर्फ याद करने पे अपने आप को केंद्रित मत करो, समझने की कोशिश करो। अरे आप तोता नहीं हो कि रटोगे, आप मानव हो, आपके पास बुद्धि है, विकास है। इस वजह से आप उसको समझने की कोशिश कीजिए, ना कि रटने की कोशिश कीजिए। तो 4-5 बार अगर आप पढ़ोगे तो आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। अब मैं ज्यादा क्या कहूं, इससे आप खुद समझदार हैं। धन्यवाद।